अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का निगमन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी बोर्ड में पूछता है तो कम से कम 5 नंबर का पूछता है। यानी अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपके पूरे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। पर बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है, पर ये उतना कठिन है नहीं। अगर हम इसको स्टेप वाइज समझते जाएं तो ना ये तो उतना कठिन है, ना ही याद रखने में उतनी दिक्कत करेगा। पर अगर हम इसके चित्र को बारीकी से समझ लें, इसके जो स्टेप हैं उसको समझ लें, तो ये भी अन्य डेरिवेशनों की भांति है। ये कहीं से भी किसी भी तरीके से कठिन नहीं है। तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में चित्र के साथ समझते हैं, ताकि आपको ना तो सिर्फ समझ में आए बल्कि इसको याद करने में भी काफी आसानी हो। तो हमारा टॉपिक है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। तो जो जो ये कहता है वही करते जाते हैं। ये कह रहे हैं अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक अवतल गोलीय पृष्ठ। तो हम कहते हैं ये हमारा कोई हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ, और यहाँ कहीं पे इस पृष्ठ का ध्रुव P होगा, और इस पृष्ठ को हम नाम दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हम मान लेते हैं ये Z हो गया और ये वाला किनारा Z डैश हो गया। तो इस पृष्ठ का नाम हो जाएगा हमारा ZP Z डैश। तो हम कहेंगे माना ZP Z डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। कौन कौन से माध्यम? हम कहते हैं मान लो इधर कोई विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक N1 है। जैसे विरल माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, हम क्या मान लेते हैं, वायु है। और हम कहते हैं इधर कोई सघन माध्यम है और जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है, और हम मान लेते हैं कि क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई कांच है। तो हम कहते हैं कि ZP Z डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 व N2 है उनको पृथक करता है। अब ये गोलीय पृष्ठ जो है इसका ये ध्रुव है, तो ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये रेखा जो P से होके जाएगी ये इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। अब आगे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये मुख्य अक्ष पे मान लेते हैं कि कहीं पे कोई एक वस्तु है जिसका नाम O है, और ये वस्तु एकदम बिंदु आकार का है। तो हम कहते हैं इस मुख्य अक्ष पे कहीं एक वस्तु O है जो एकदम बिंदु आकार का है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण चलेगी ऐसे, वो जाके यहाँ दोनों पृष्ठों को अलग करने वाले तल से टकराएगी। यानी इस पृष्ठ के इधर तो वायु है, इस पृष्ठ के इधर हमारे क्या है, कांच है। तो हम कहेंगे जैसे ही ये पृथक करने वाले पृष्ठ पे टकराएगी तो हमको पता है कि तुरंत ही वहां पे क्या प्रकट हो जाता है, अभिलंब प्रकट हो जाता है। और हमें एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो अभिलंब होगा ना, वो इस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा। तो जब भी चित्र बनाएंगे सबसे पहली चीज जो याद रखनी है कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ जाके टकराई तुरंत ही वहां पे क्या प्रकट हो जाता है, अभिलंब प्रकट हो जाता है। ये अभिलंब जहां पे मुख्य अक्ष को काटेगा ना, वो इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C होता है। अब ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी, यानी ये जाना तो इसको सीधे चाहिए था, पर अपवर्तन के कारण क्या होगा, बाहर हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। तो विरल से जब सघन में जाती है प्रकाश की किरण तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर ये अभिलंब है तो ये आपतित किरण हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी अपवर्तित किरण। और हमको पता है कि ये जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और अभिलंब और ये जो किरण जा रही यानी अपवर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण रहता है उसी को हम अपवर्तन कोण R कहते हैं। तो ये आपतित किरण जो कोण बना रही है वो हमारा आपतन कोण I हो जाएगा, और ये जो अपवर्तित किरण बना रही है वो हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण R। अब आगे हम क्या करते हैं, एक तो किरण ये भेजे, दूसरी एक किरण भेजते हैं जो एकदम मुख्य अक्ष को पकड़े हुए ऐसे चली जाती है और यहां टकराती है और ऐसे सीधे आगे की तरफ निकल जाती है।
तो हमको पता है कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए कम से कम दो किरणों का मिलना जरूरी रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण ये भेजे जो अपवर्तित होकर इधर चली गई, और दूसरी किरण सीधे भेजे जो मुख्य अक्ष से होते हुए एकदम सीधे चली गई। तो हम कहते हैं ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान से देखो, ये वाली किरण इधर कहीं जा रही है और ये वाली किरण यहाँ कहीं जा रही है, तो ये इधर कितनों भी बढ़ाते जाओगे इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी और ये कहीं पर भी आगे मिलेंगे नहीं। तो अगर आगे कहीं नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं, किरणों को पीछे खींच के लाके मिला देते हैं। तो हम इस किरण को पकड़ते हैं यहाँ से और इसको ऐसे खींच के पीछे ला देते हैं, और हम कहते हैं ये जिस बिंदु पे मिलेगा उसी बिंदु पे हमारा प्रतिबिंब आई बन जाएगा। यानी अगर वास्तव में नहीं मिल रही है तो हम इनको क्या करते हैं, पीछे खींच के लाते हैं और इस जिस बिंदु पे मिलेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब आई बन जाएगा। आगे हम कहते हैं कि अगर ये जो बिंदु पे टकरा रहा है, जिस बिंदु पे, इसको अगर मैं नाम दे दूं ए का, और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पे हम एक अभिलंब डाल देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं यम का, और हम कहते हैं कि मान लो ये जो अभिलंब हमने डाला था इसकी ऊंचाई स्मॉल यच है, जो हमने अभिलंब डाला था उसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल यच। यानी ये जो बिंदु ए है यहाँ से एक हमने अभिलंब डाला जिसको हम कहते हैं अभिलंब एयम। तो यहां तक हम देखो कैसे लिखते हैं, हम कहेंगे कि माना जेड पी जेड डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों जिनके अपवर्तनांक n1 व n2 हैं को पृथक करती है। आगे फिर चित्र में हम दिखाते हैं कि मुख्य अक्ष पे एक ऑब्जेक्ट O है जिसके प्रकाश की किरण इधर घूमी, और फिर ऐसे करके हम चित्र बना देते हैं कि हमारा यहाँ प्रतिबिंब आई पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। आगे हम कहते हैं कि माना ये वाला जो कोण है वो अल्फा है, ये वाला कोण जो है वो बीटा है, और ये वाला जो कोण है वो गामा है। तो ये वाले कोण को अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, और इस वाले कोण को हम क्या मान लेंगे, गामा मान लेंगे। एक और कोण की बात है, वो कौन सा, ध्यान से देखो, ये जो रेखा जा रही है आई ए, और इसको अगर मैं मान लू कोई बिंदु बी, तो ये वाली जो रेखा हमारी है आई ए बी, और ये जो इसके वक्रता केंद्र से गई है डॉट डॉट वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों काटने के बाद ये जो कोण आर बना रही है ये बराबर होगा यहाँ पे जो दोनों का कोण है उस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। यानी इसका मतलब क्या होता है शीर्षा विमुख का, कि अगर कोई दो किरण ऐसे काटती है ना तो ये वाला जितना कोण बनता है थीटा, इसके पीछे भी ये जो कटने वाला कोण बना ये भी क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाली रेखा ऐसे चली गई है, ये वाली रेखा ऐसे, तो ये जितना कोण आर बना रही है वही यहाँ पर भी बनेगा, और वो कोण हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये जो वस्तु है, प्रतिबिंब है और वक्रता केंद्र है, इनकी दूरियों को दिखा देते हैं। तो हमने कहा O है, तो O से लेके जो दूरी होगी P तक, ये वस्तु की दूरी होगी तो इसको U से दिखा दिए, I प्रतिबिंब की दूरी है तो इसको V से दिखा दिए, और ये वक्रता केंद्र C की दूरी को हमने R से दिखा दिया। तो यहाँ पे चित्रों का काम लगभग समाप्त होता है। हमने क्या किया, वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से, और वक्रता केंद्र की दूरी को R से दिखा दिया। आगे अब हम कहते हैं कि त्रिभुज OAC में कौन सा त्रिभुज, OAC, यानी ये वाला जो त्रिभुज यहां से गया है OAC फिर वापस आ गया, OAC में ये जो गामा है ना, गामा एक बहिष्कोण है, एक बहिष्कोण है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसे कोई त्रिभुज होता है तो हम कहते हैं कि ये 1 2 3 ये तीनों त्रिभुज के कोण हो जाते हैं, आंतरिक कोण होते हैं। और अगर इस रेखा को मैं आगे खींच दूं तो ये वाला जो कोण बनता है ना, यही कोण हमारा कहलाता है बहिष्कोण। तो यहां देखो त्रिभुज OAC में ये कोण ये कोण ये कोण आंतरिक हो गए, ये जो बाहर बन रहा है गामा वही हमारा बहिष्कोण कहलाता है। अब बहिष्कोण होने से क्या होता है, तो बहिष्कोणों का एक नियम होता है, और वो नियम क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो बहिष्कोण होगा ना ये बराबर होगा इसके पीछे कौन से कोण है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये कहता है जो बहिष्कोण है ना अपने पीछे के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये बहिष्कोण होगा तो ये बराबर होगा x प्लस
वाई के, यानी पीछे के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर बहिष कोण है तो इसके पीछे एक तो कोण ये हो गया हमारा अल्फा, और दूसरा ये बड़ा सा कोण जो हमारा है आई, ये वाला जो कोण हमारा आई, यानी ये जो गामा होगा वो बराबर होगा अल्फा प्लस आई के। तो यहां से हम लिखते हैं अतः जो हमारा गामा है ये बराबर होगा अल्फा प्लस आई के। या अगर यहां से हमें आई निकालना हो तो इसको इधर भेज देंगे, तो यहां से हमारा आई बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस गामा के, यानी जो आई हमारा कोण होगा आपतन कोण आई वो बराबर होगा अल्फा माइनस गामा के, और इसको हम नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 1 का। आगे हम कहते हैं इसी प्रकार त्रिभुज, अब कौन से त्रिभुज में आते हैं, ये वाला छोटा सा त्रिभुज आई ए सी में, इसी प्रकार त्रिभुज आई ए सी में गामा एक बहिष कोण है, यानी ये वाला जो हमारा त्रिभुज है आई ए सी, इसमें भी देखो तो एक गामा एक बहिष कोण है, यानी ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण, और ये बाहर जो बन रहा है वो हमारा क्या होगा, बहिष कोण। तो वापस से अगर ये बहिष कोण होगा तो इस वाले त्रिभुज के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, और इसके दोनों आंतरिक कोण कौन कौन से, एक तो बीटा सा, और ये जो छोटा सा हमारा क्या है आर। तो यहां से हम लिखेंगे ये जो गामा हमारा है, गामा ये बराबर हो जाएगा किसके, बीटा प्लस आर के। अब यहां से अगर हमें आर पता करना हो तो हम लिखेंगे आर बराबर हो जाएगा, ये गामा को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा के, और इसको हम नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 2 का। तो ये हमने बहिष कोण को दिखाया। अब आगे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि स्नेल के नियम से हमें कुछ पता है, स्नेल के नियम से हमें क्या पता है कि ये जो साइन आई होता है बटे साइन आर ये बराबर होता है माध्यम के अपवर्तनांक यन के, या इसी को कई दफा यन को हम क्या लिख सकते हैं n2 अपान n1, यानी स्नेल के नियम से साइन आई अपन साइन आर बराबर होता है यन के, और यन को हम लिख सकते हैं n2 अपान n1, जहां n2 इस सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और n1 इस विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो यहां तक करने के बाद हम एक चीज और मानते हैं, और वो क्या मानते हैं, हम कहते हैं कि माना अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अतः बिंदु ए लगभग बिंदु P के अत्यंत पास होगा और कोण I व R अत्यंत छोटे होंगे। ये लाइन का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि जो अवतल गोलीय पृष्ठ है उसका द्वारक बहुत छोटा हो। द्वारक बहुत छोटे का क्या मतलब है कि ये अभी तो हमारा पृष्ठ इतना बड़ा है तो ये ए यहाँ टकराया था, अगर मान लो मैं मानू कि ये इतने बड़ा हो, यानी यहाँ से चालू हुआ तो यही खत्म हो गया, ये जो ए यहाँ टकराया वो यहाँ टकराएगा। अगर मैं और छोटा मान लू इतना बड़ा, तो ये जो ए है ना ये एकदम यहाँ कहीं आ जाएगा पी के पास, अगर इतना छोटा हो जाएगा। और अगर ये ए यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो प्रकाश की किरण ओ से चली है और ए तक गई है, ये यहाँ ना आके कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी। तो ये जो कोण हमारा बना था ये कोण भी नीचे दबेगा और दबते दबते ये कोण का मान एकदम छोटा हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये सभी जितने भी कोण है ये जब छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा होगा, यानी आई व आर अत्यंत छोटे हो जाएंगे। और अगर कभी भी साइन के साथ कोई ऐसा कोण हो जिसका मान बहुत ज्यादा छोटा हो तो साइन क्या करता है, अपने कोण को छोड़ के चला जाता है, यानी साइन बड़ा आदमी रहता है और कहता है कि कौन छोटे कोणों के साथ चलेगा। तो यहां से हम कहते हैं अतः ये जो साइन आई है ना ये अपने कोण आई को छोड़ के चला जाएगा, और यहाँ जो नीचे साइन आर है वह ये जो साइन आर है ये अपने कोण आर को छोड़ के
चला जाएगा, यानी ये छोटे से कोडों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कौन ये छोटे छोटे आदमियों के साथ घूमेगा, तो अपना साइन आई को छोड़ के चला जाता है और साइन आर अपना आर को छोड़ के चला जाता है। तो ये यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3, तो यहां से कहेंगे अतः समीकरण 3 से, तो जब साइन आई की जगह पे आई रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई अपान साइन आर की जगह पे आर, और ये बराबर हो जाएगा n2 अपान n1 के। या इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं n1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा n1 और आई बराबर हो जाएगा n2 आर के। तो ये हो जाएगा हमारा n1 आई बराबर n2 और आर यहाँ गुणा करेगा तो हो जाएगा n2 आर के। अब अगर ध्यान से देखो तो ये आई बराबर हमने समीकरण 1 में निकाला था अल्फा माइनस गामा, और आर बराबर हमने निकाला था बीटा माइनस गामा। तो हम आई और आर का मान यहां से रख सकते हैं, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से आई व आर का मान रखने पर, तो जब आई और आर का मान इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे हम आई और आर का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n1 आई की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं अल्फा माइनस गामा, तो ये हो जाएगा n1 और हो जाएगा अल्फा माइनस गामा, और ये और इस साइड क्या है हमारा n2 आर है, तो n2 आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 आर की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस जो हमारा है गामा। अब यहां से आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n1 गामा, और ये बराबर हो जाएगा n2 बीटा माइनस n2 गामा। अब यहां से एक चीज देखो, तो यहां भी हमारा गामा है, यहां भी हमारा गामा है, तो इनको हम एक साइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो n2 बीटा है, यहाँ जो माइनस n2 गामा इसको इधर भेजते हैं और इसको वहां पे, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं n2 बीटा माइनस ये जब अल्फा वाला इधर भेजेंगे तो हो जाएगा n1 अल्फा बराबर ये जो n2 गामा है इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा गामा माइनस n1 और गामा के। तो यहां से अगर हम चाहेंगे तो गामा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 और गामा। तो इसको हम कौन सा समीकरण नाम दे दें, 3 तक हो चुका था हमारा, और इसको नाम दे दे रहे हम समीकरण नंबर 4 का। अब यहां से एक बार वापस से यही चालू करते जो हमने माना था कि अवतल गोलीय पृष्ठ हमारा द्वारक बहुत छोटा है, तो इसी को वापस से मानते हम कहते हैं कि माना अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब ये बड़ा ना होकर काफी छोटा होगा, अगर काफी छोटा होगा तो क्या होगा, ये जो बिंदु ए है ना ये लगभग पी तक जाएगी और सभी एंगल हमारे छोटे हो जाते हैं जैसा हमने यहाँ पे देखा था। तो बहुत छोटा होगा तब सभी कोण छोटे हो जाएंगे, तब अल्फा बीटा व गामा अत्यंत छोटे होंगे तथा बिंदु जो यम है ना ये लगभग पी पे पहुंच जाएगा। जैसे अगर द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये ए यहाँ पे ना बन के यहाँ कहीं पे बनेगा, और ए से जब हम अविलंब खींचेंगे ना तो ये यहाँ कहीं टकराएगा, यानी यम एकदम लगभग यहाँ पे सट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु से जो पी की दूरी है वही हो जाएगी उसी बिंदु से यम की दूरी के बराबर। तो इसी चीज को हम लिखते हैं होंगे तथा ये जो हमारा दूरी यम है तथा बिंदु यम बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। अब हमारे अल्फा बीटा और गामा अत्यंत छोटे हैं, तो अत्यंत छोटे होंगे तो क्या होगा, तो हम कहते हैं यहां से अल्फा हमारा बहुत छोटा है और बीटा और जो हमारा गामा है वो अत्यंत छोटे कोण हैं। तो जैसे यहाँ पे होता था ना कि अगर कोण बहुत ज्यादा छोटा होता था तो साइन उस कोण को छोड़ के चला जाता है, यहाँ क्या होता है अगर कोण बहुत छोटे हो ना तो जैसे साइन छोड़ के चला जाता है
वैसे tan कहता है कोई बात नहीं, अगर कोड बहुत छोटा है तब भी हम इसके साथ आ सकते हैं। तो ये जो अल्फा बीटा गामा काफी छोटे छोटे कोड रहते हैं, तो इनके पास क्या आ जाता है tan। tan कहता है कि कोई बात नहीं, अगर साइन छोड़ के चला जा रहा है तो हम तो है ही देखभाल करने के लिए, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा tan। तो ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा, बीटा के साथ tan आ जाएगा तो tan बीटा, और गामा के साथ tan आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा tan गामा। अब कैसे इनका मान निकालेंगे हम, कैसे हमें tan अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा और tan गामा मिलेगा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये tan अल्फा, ये वाला कोड हमारा अल्फा है, तो यहां से अगर चालू करेंगे तो त्रिभुज ओ ए यम में, ये वाला जो त्रिभुज हमारा है ओ ए यम, इसमें ये tan हमारा अल्फा है, और अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। यहाँ लंब हमारा क्या है एम है, या इसी को हम क्या कर सकते हैं एपी कह सकते हैं, क्योंकि ये द्वारक को हमने छोटा माना है, तो ये यम लगभग लगभग कहाँ पहुंच जाएगा, इस पी के पास पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ से मानते हैं कि ये जो लंब हमारा है ये एम है, या एम को हम क्या लिख देते हैं ए पी बटे आधार क्या होगा ओ से लेके पी तक की दूरी, तो ओ पी। बीटा के लिए यहां से त्रिभुज देखेंगे आई ए यम या पी वाला, तो यहां से जब होगा तो ये हो जाएगा लंब हमारा ए पी बटे जो दूरी है हमारी आई पी। और उसी प्रकार जब गामा के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब हमारा वही है ए पी बटे जो आधार हमारा है सी से पी तक। अब इनका हमको क्या करना है, मान रखना है, ताकि हमको अल्फा का मान पता चल जाए। तो यहां से हम कहेंगे जो एपी है, एपी की ऊंचाई कितनी थी यच, तो ये हो जाएगा यच बटे ओपी क्या है हमारा ओ से लेके पी तक की दूरी, यानी जो वस्तु की दूरी यू है, तो इसको हम किससे दिखा देंगे माइनस यू से। उसी प्रकार जो आईपी है, आईपी हमारा क्या है यहां से चालू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, आईपी जो है हमारा वो पृथ्वी में की दूरी है, और ये ध्रुव के बाईं साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी एपी तो हमारा हाइट हो जाएगा और ये आईपी हो जाएगा माइनस वी। उसी प्रकार गामा में एपी की वैल्यू हमारी होगी वही जो हाइट हमारी एच है, और सीपी, सीपी का मतलब कहां से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, और वही दूरी हमारी क्या है वक्रता त्रिज्या आर है, तो इसकी जगह पे बाएं साइड है तो हो जाएगा ऊंचाई एच है माइनस आर। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका मान उठा के इस समीकरण के अंदर रख देना है। तो यहां से हम कहेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण, कौन सा समीकरण 4 में रखने पर, जब इनका मान समीकरण 4 में हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n2, बीटा की जगह पे ये हो जाएगा h अपान माइनस वी माइनस n1, और अल्फा की जगह पे हो जाएगा हमारा h अपान माइनस यू, h अपान माइनस यू, और ये बराबर होगा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और ब्रैकेट में हमारा जो गामा है ये गामा के जगह पे हमारा हो जाएगा h अपान माइनस आर। अब अगर यहां से ध्यान से देखो तो ये h कॉमन होगा, तीनों साइड h है हमारा, यानी तीनों साइड का मतलब इधर भी h है और उधर भी h है, तो यहां से हम h कॉमन लेके काट सकते हैं, और नीचे यहाँ दोनों जगह माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इस माइनस को भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ से h और माइनस को कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा क्या हमारा, तो जो बचेगा वो हो जाएगा h खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा n2 अपान वी माइनस n1 अपान u, और ये बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान आर के। और यही हमको डिराइव करना था, यानी इसी चीज का हमको निगमन करना था। कई बार वो यहाँ तक पूछता है तो यहीं तक छोड़ देते हैं, कई बार इससे एक स्टेप आगे जाता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऐड करनी पड़ती है, और वो क्या, हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में n1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n2 अपान n1 बटे v, और ये हो जाएगा माइनस n1 अपान n1 बटे u, और ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 और बटे r के। ये जो n2 अपान n1 है यही मान होता है किसका n का, तो यहाँ पे हो जाएगा n अपान v माइनस
n1 अपान n1 से ये आपस में कट के एक हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान u और बराबर ये n2 अपान n1 वैल्यू होती है n की, तो हो जाएगा n, ये आपस में कट जाएंगे तो हो जाएगा -1 और बटे r। तो अगर वो हमसे यहां तक पूछता है तो यहां तक ले जाके छोड़ देंगे, अगर यहां तक पूछता है तो एक लाइन नीचे लिख के यहां तक कर देंगे। तो ये रहा हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन, यानी हम निगमन इसका कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में चित्र बनाएंगे, फिर बहिष्कोण दिखाएंगे, फिर हम दिखाते हैं कि आई और आर बहुत छोटे हैं जिसके कारण वो छोड़ के चला जाता है, और यहाँ आई और आर का यहाँ पे मान रखते हैं, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा और गामा आ जाता है। फिर हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं तो इनके साथ tan आ जाता है, और tan की जो वैल्यू निकालते हैं वही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है, और इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो नीचे यच और यच को काटते हैं, माइनस से माइनस को काटते हैं और हमारा डेरिवेशन आ जाता है। बात करें जो अगला महत्वपूर्ण हमारा डेरिवेशन है, जो है कि लेंस मेकर सूत्र, या इसी चीज को हम कहते हैं पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो इसका डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पतले लेंसों के लिए है तो हमने एक यहाँ पे ऐसे एक पतला सा लेंस बना देते हैं, और हम कहते हैं इसकी जो थिकनेस है यानी जो चौड़ाई है वो स्मॉल t है, और इस लेंस को हमने नाम रख दिया यल का, और ये लेंस है तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। और ये देखो जो हमारा लेंस बना है इसके दो गोलीय पृष्ठ है, एक तो पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। तो जो पहला गोलीय पृष्ठ है इसके ध्रुव को हम नाम दे देते हैं P1 और इसके ध्रुव को हम नाम दे दे रहे हैं P2 का, और आपस में इनकी जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को हमने नाम दे दिया t का। और ये लेंस को जिस हम माध्यम में रखे हैं इस साइड जो माध्यम है उधर भी वही है, यानी अगर इस लेंस को हम हवा में रखे हैं तो इधर भी हवा है और उधर भी हवा है। तो हम कहते हैं जो लेंस के दोनों तरफ माध्यम है उनका अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 और n1 हो जाए, यानी इधर भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और इधर भी n1 है, और जो हमारा लेंस है ये जिस पदार्थ का बना है हम मानते हैं उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। अब क्या करते हैं, हम कहते हैं ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष पे कोई यहाँ पे एक वस्तु होगी और जिसका नाम क्या होगा O, तो हम मानते हैं मुख्य अक्ष पे एक बिंदु के आकार की कोई वस्तु O। अब O से होगा क्या, यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी और चलते चलते ये लेंस के पहले वाले गोलीय पृष्ठ यानी यहाँ कहीं पे टकराएंगे, और टकराने के बाद ये लेंस का क्या काम रहता है उत्तल का, ये किरणों को मोड़ देता है, तो ये किरणों को ऐसे मोड़ देगा। तो हमने कहा कि अभी हम इसको नहीं ध्यान में रख रहे, हमारा सिर्फ फोकस इस पे कि ये पहला वाला क्या करेगा। तो हम कहते हैं ये जो प्रकाश की किरण जाएगी तो यहां से मुड़ेगी और ये पहला वाला इसको ऐसे मोड़ देगा और यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, और दूसरी किरण को हम यहाँ से भेजते हैं जो हमारी मुख्य अक्ष के सीधे जाती है और ऐसे ये निकल के बाहर चली जाती है, और हम कहते हैं कि ये जहां से मोड़ेगा यहाँ पे दोनों किरणें मिलेंगी तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब आई बन जाएगा। पर जब ये किरणों को मोड़ रहा होगा तो ये प्रकाश की किरणें जाके इस सतह से भी अपवर्तित हुई होंगी, यानी हमने ये जो आई बनाया है वो ये मान के बनाया है कि यहां से प्रकाश की किरण गई, ये मोड़ा और मुड़ने के बाद सीधे आई पे पहुंच गई जहां पे वो काटी और अपना प्रतिबिंब बना दी। पर होगा क्या, जब ये किरण यहां से यहां जाएगी तो ये वाली भी सतह मोड़ेगी और ये इसको मोड़ के यहाँ कहीं पे पहुंचा देगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वाला जो प्रतिबिंब था इसको हम नाम दे देते हैं आई डैश का। आई डैश का मतलब ये वास्तव वाला प्रतिबिंब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब बनाते वक्त हमने सिर्फ इसका जिक्र किया था, इसका जिक्र नहीं किया था, और जो लेंस होता है वो दोनों गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो जब दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात किरण पहुंचेगी तो यहाँ आई पे मिलेगी और आई पे ही इसका वास्तव में प्रतिबिंब बन जाएगा। वापस हम कहते हैं ये जो P1 है यहाँ से जो वस्तु की दूरी O है वो दूरी को हम नाम दे देते हैं, ये जो हमारी दूरी है वस्तु की दूरी को किससे दिखा देते हैं, U से। अब पहले वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश बना है तो पहले वाले प्रतिबिंब के लिए जो I डैश है इसका जो
दूरी है इसको हम किससे दिखा दे रहे हैं, v डैश से, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो i डैश प्रतिबिंब की जो दूरी है वो है हमारी v डैश। तो होता क्या है, हमने देखा कि वस्तु यहाँ से चली थी, पहला वाला घुमा के इसको यहाँ मिलाना चाह रहा था, तो हमने कहा कि पहला प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिल रहा है तो इसको आई डैश नाम दे दिया, पर वास्तव में जहाँ पे प्रतिबिंब बनता उसको हमने आई नाम दे दिया। और जो प्रतिबिंब की दूरी है इस दूरी को हमने क्या दिखा दिया, v। जैसे वस्तु की दूरी u हो गई, प्रतिबिंब की दूरी v, और ये v डैश का है जो हमारा पहली सतह प्रतिबिंब बनाने का प्रयास कर रही थी i डैश। अब यहां से हम लिखेंगे प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, पहले हमने देखा ये क्या होता है, n2 अपान प्रतिबिंब की दूरी माइनस n1 अपान वस्तु की दूरी बराबर होती है n2 माइनस n1 अपान r के। तो इसी फार्मूले को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए हम जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, n2 अपान v यानी प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश है, जो पहला वाला सतह है उसके लिए प्रतिबिंब i डैश है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश, तो हो जाएगा n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान जो u यानी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमारी u है तो u ही हो जाएगी, बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r के, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 का। अब दूसरी सतह के लिए हम कहते हैं कि प्रतिबिंब i डैश दूसरी सतह के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसका क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि ये जो आई डैश बना है ना, ये वाली किरण यही थी, इसी किरण को ये दूसरी सतह मोड़ा है, तो ये कहता है ये जो किरण आ रही थी ये दूसरी सतह के लिए वस्तु की तरह काम कर रही थी। जैसे वस्तु से क्या होती है, किरण सतह तक जाती है, पर यहाँ पे ये वाली किरण जो थी जो आई डैश पे जा रही थी, ये ही वाली किरण आई है जिसे ये मोड़ के प्रतिबिंब बनाया है। तो इसको ऐसा आभास होता है कि ये जो लाइन आ रही थी ये किसी वस्तु की लाइन होगी जिसको हमने मोड़ा होगा और प्रतिबिंब बनाया होगा। तो इसलिए जो दूसरी सतह है ना, इसको लगता है ये जो लाइन आ रही है ये वस्तु की लाइन है, यानी ये जो लाइन आई डैश तक गई है ये इसके लिए एक आभासी वस्तु की लाइन हो जाती है, और हम कहते हैं प्रतिबिंब आई डैश दूसरी सतह के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। अगर आभासी वस्तु का काम करेगा तो जो इसकी दूरी है ना, आभासी दूरी, वही इसके लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी, तो वस्तु का कार्य करेगा। अतः दूसरी सतह के लिए वस्तु की दूरी, दूसरी सतह के लिए वस्तु की जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी v डैश होगी। और वापस से वही यहां से दूसरी पृष्ठ के लिए, दूसरी पृष्ठ के लिए ये अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सा ध्यान देने की बात है, जब हम ये फार्मूला यूज करते हैं ना तो हमारे पास जो सीन रहता है कुछ ऐसा रहता है कि इधर n1 रहता है और इधर n2 रहता है, यानी n2 हमारा बाद में रहता है और n1 पहले रहता है। तो ये जो ऊपर यूज करते हैं ना ये हम बाद वाले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस सतह के लिए बाद वाला क्या है हमारा n1 है और पहले वाला क्या है n2 है। तो ये जो n2 यूज करते हैं ये बाद वाला होता है, तो यहाँ पे बाद वाले के लिए हम क्या यूज कर लेंगे n1। तो ये हो जाएगा हमारा पृष्ठ के लिए n1 बटे v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये v है, तो ये हो जाएगा n1 अपान v माइनस n1 का मतलब पहले वाला, इसके लिए पहले वाला क्या होगा n2, ये हो जाएगा माइनस n2 अपान, और u का मतलब है कि वस्तु की दूरी, तो इसके लिए जो वस्तु की दूरी है वो हमारी हो जाएगी v डैश, और ये बराबर होगा
यहाँ पे n2 माइनस n1 था, ये उल्टा होके इसके लिए हो जाता n1 माइनस n2 और नीचे बटे r2 के। और अगर इसकी सतह को हम मान ले, यानी जो इसकी त्रिज्या है, पहले वाले की त्रिज्या r1 मान ले रहे हैं और दूसरे की r2, तो यहाँ से हो जाएगा r2 और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। अब यहां तक हो गया तो लगभग हो चुका है। यहां से हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, यहां से n2 अपान v डैश और यहाँ माइनस है n2 अपान v डैश, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, n1 अपान v माइनस ये n1 अपान u, तो माइनस हो जाएगा n1 अपान u और ये बराबर हो जाएगा किसके, इस साइड में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस ये ऐड होगा तो हमारा हो जाएगा n1 माइनस n2 बटे r2 के। अब यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम n1 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n1 और बचेगा क्या 1 अपान v प्लस 1 अपान u, और यहां से अगर हम देखो n2 माइनस n1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1। अब यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, ये कॉमन हो गया तो बचेगा 1 अपान r1। अब यहाँ पे देखो n2 माइनस n1 कॉमन लेना है और ये है n1 माइनस n2 यानी उसका उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे ना तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1 अपान r2। जैसे हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे तो ये n2 माइनस n1 हो जाएगा और फिर n2 माइनस n1 को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। अब अगर इस n1 को हम उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 अपान v प्लस 1 अपान u बराबर ये हो जाएगा n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 और ये आ जाएगा हमारा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 के। अब हमको पता है n2 अपान n1 किसकी वैल्यू होती है, n की, तो यहां से हो जाएगा हमारा 1 अपान v प्लस 1 अपान u बराबर इसकी जगह पे n हो जाएगा माइनस ये आपस में कट के एक हो जाएंगे तो n माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 के। और अब यहां से हम एक चीज मानते हैं, वो क्या चीज है, ये जो v है ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, जो u है वो हमारे वस्तु की दूरी है। तो हम कहते हैं अगर हमारा वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे, यानी u की दूरी क्या हो जाए अनंत, और जो v है हमारा तब क्या होगा, हमको पता है अगर ये उत्तल लेंस है और अगर अनंत से वस्तु की से दूरी, अनंत दूरी से वस्तु से कोई प्रकाश आता है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। तो हम कहते हैं यदि वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा। तो हम मानते हैं कि अगर हमारा जो वस्तु है यहाँ पे u, अगर ये इसकी वैल्यू अनंत हो यानी अनंत से वस्तु अक्ष से प्रकाश से आ रहा हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा, यानी इस v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान f, क्योंकि अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस पे बनेगा तो फोकस दूरी के, प्लस 1 अपान u यानी प्रतिबिंब, ये वस्तु को हमने क्या माना था अनंत, तो ये हो जाएगा अनंत और ये बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 के। और ये 1 अपान जो इनफाइनाइट है इसकी वैल्यू अगर एक में हम अनंत से भाग देते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, यानी इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से हमारा जो 1 अपान f है, ये 1 अपान f जो है ये बराबर हो जाता है n माइनस 1 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 के। और इसी को हम कहते हैं ये हमारा क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। तो चाहे वो हमसे लेंस मेकर सूत्र पूछे या फिर पूछे पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो इसको हम यहां तक ऐसे पूरा डिराइव करके छोड़ते हैं। और कई बार वो बोर्ड में यहां तक ही नहीं छोड़ता है, अगर ये ज्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो इसके साथ साथ एक छोटे सवाल भी जोड़ देता है, जैसे
कि सिद्ध करो कि अवतल लेंस के लिए इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारा पदार्थ है उसकी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो उनको भी इसी के बाद छोटा सा देख लेते हैं, सिर्फ 2-3 लाइनों के रहते हैं उनके प्रभाव। तो हमने देखा था जो लेंस मेकर का सूत्र आया था वो आया था 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 के। अब बोर्ड में वो क्या करते हैं, इसके साथ कुछ प्रश्न देते हैं। कैसे प्रश्न दे सकते हैं, कहता है कि सिद्ध करो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, दूसरा फोकस दूरी f अपवर्तनांक से कैसे प्रभावित होती है, और तीसरा फोकस दूरी f पर वक्रता त्रिज्याओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक एक क्रम करके देखते हैं। तो देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जब ये हमसे कहेगा सिद्ध करने के लिए तो हम कहेंगे चूंकि अवतल लेंस के लिए R1 का मान ऋणात्मक होता है, यानी जो R1 होगा अवतल लेंस के लिए ना वो ऋणात्मक होता है। कैसे, हमारा अवतल लेंस कुछ ऐसे बनता है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी R1 और इस साइड जो बनाएगी वक्रता त्रिज्या उसकी दूरी R2 हो अगर, तो हमको पता है ये ध्रुव होगा, ध्रुव से जो बाई साइड रहता है वो माइनस होता है, तो ध्रुव के बाई साइड ये R1 है, तो हम कहते हैं अवतल लेंस के लिए जो R1 है उसका मान क्या होता है, माइनस होता है। अगर ये मान माइनस होगा तो जब इस फार्मूले में हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f बराबर n-1/1/r1। इसके लिए माइनस होता है तो R1 की जगह पे क्या लिख देंगे, -r1 माइनस 1/r2 इस साइड रहता तो प्लस ही रहता, तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब यहां से हम चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1/f बराबर -n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहां से देखो तो ये जो पूरा फार्मूला हमारा है n-1 और ये 1/r1 प्लस 1/r2, इनसे कोई भी वैल्यू आएगी, यानी ये माइनस साइन के इधर जितनी भी वैल्यू आएंगी इन सभी वैल्यू को ये माइनस साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो हम कहते हैं अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी ये जो माइनस साइन आ रहा है यहां से कोई भी साइन हम कैलकुलेट करके लाएंगे ये इसको ऋण कर देगा, माइनस कर देगा, यानी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी। दूसरा कहते हैं कि फोकस दूरी f पर अपवर्तनांक कैसे प्रभावित डालता है। तो यहां से देखो ये जो 1/f में ये f है, ये f नीचे है और ये जो n है वो उसके ऊपर है। अगर हम इन सबको कांस्टेंट मान लें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो f होगा और ये जो अपवर्तनांक n है इनमें जो संबंध होगा वो विपरीत होगा, यानी जैसे हम कहते हैं ना लगभग व्युत्क्रमानुपाती जैसा होगा। तो ये नीचे है ये ऊपर है, यानी हम कहेंगे इनमें जो आपस में संबंध है वो लगभग व्युत्क्रमानुपाती जैसा संबंध है। और उस संबंध का क्या मतलब होता है कि अगर ये n की वैल्यू बढ़ेगी ना तो f की वैल्यू घटेगी, और अगर n की वैल्यू घटेगी तो f की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां से हम कहते हैं कि अपवर्तनांक n का मान फोकस दूरी f को प्रभावित करता है, यानी जो n का मान है वो f को प्रभावित करता है। और कैसे प्रभावित करेगा, करता है यदि अपवर्तनांक कम हो, यदि अपवर्तनांक कम हो तब फोकस दूरी f का मान अधिक तथा जब हमारा अपवर्तनांक क्या होता है, अगर अपवर्तनांक कम होता है जैसे ये मान कम होगा तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, और अगर अपवर्तनांक का जो हमारा मान है यदि जब अपवर्तनांक ज्यादा होगा, यानी अपवर्तनांक n का मान जब बढ़ेगा तो f का मान कम हो जाएगा, ज्यादा होगा, तब फोकस दूरी
यफ का मान कम होगा। तो फोकस दूरी यफ पर अपवर्तनांक कैसे प्रभाव डालेगा? हमने देखा कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती जैसे दिख रहे हैं, यानी जब यन का मान बढ़ेगा यानी अपवर्तनांक ज्यादा होगा तब फोकस दूरी का मान कम होगा, और जब अपवर्तनांक कम होगा तब फोकस दूरी का मान अधिक होगा। तीसरा हमसे कहता है कि फोकस दूरी पर वक्रता त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से देखो ये फोकस भी नीचे है, जो त्रिज्याएं हैं वो भी नीचे है, तो हम कहेंगे कि अगर दोनों सेमी साइड में होते हैं यानी सेमी लेवल पे है तो लगभग ये इसके समानुपाती होगा, यानी अगर वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो फोकस दूरी भी ज्यादा, वक्रता त्रिज्या कम तो फोकस दूरी भी कम। तो यहां से हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या ज्यादा वाले लेंसों की फोकस दूरी यफ ज्यादा, या ज्यादा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यफ अधिक होती है तथा वक्रता त्रिज्या कम वाले लेंसों की फोकस दूरी कम होती है। यानी यहाँ पे दोनों सेम लेवल पे हैं तो हम कहते हैं लगभग जैसे समानुपाती एक्ट करेंगे, यानी अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी, अगर वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी भी यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कई बार जो लेंस मेकर फार्मूला है अगर वो 5 नंबर में पूछते रहते हैं तो वो लेंस मेकर फार्मूले के साथ भी इन तीनों में से कोई एक या दोनों जोड़ सकते हैं या तीनों जोड़ सकते हैं, उसके साथ ये जोड़ देते हैं। तो अगर कभी हमसे पूछेगा तो हम इस तरह से उसका जवाब देंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। यानी अगर हम कभी दो लेंसों को आपस में रख दें तो हर एक लेंस की फोकस दूरी एफ होती है, तो अगर दोनों लेंस मिल जाए तो उनकी जो टोटल फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, दो पतले लेंसों को दिखाना है, तो हमने कहा ये हमारा कोई एक पतला लेंस है और इससे सटा के हम एक दूसरा भी पतला लेंस रख देते हैं। तो परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस, तो हमने दो पतले लेंसों को आपस में संपर्क करके रख दिया। अगर इसकी फोकस दूरी f1 हो और इसकी फोकस दूरी f2 हो तो वो पूछ रहा है ये दोनों मिलके कितनी फोकस दूरी का काम करेंगे। तो अगर ये लेंस है तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब ये अगर मुख्य अक्ष है तो हम कहते हैं मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु O है, मुख्य अक्ष पे कोई बिंदु के आकार की वस्तु O है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले वाले लेंस L1 और दूसरे लेंस L2 से अपवर्तन के पश्चात कोई न कोई प्रतिबिंब बनाएंगी। तो हम कहते हैं O से जो प्रकाश की किरण चली वो इस वाले लेंस से अपवर्तित होके ऐसे कहीं चली गई होती अगर ये वाला लेंस ना होता। ध्यान से समझिए, ये वस्तु O है, यहां से चलने वाली वस्तु से जो ये यहां से वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं L1 से अपवर्तन के पश्चात यहां कहीं पे जाके मिलती और दूसरी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे ये ऐसे करके आगे निकल जाती और ये जहां पे काटती वहीं पे हमारा प्रतिबिंब आई बनता। पर इसके बीच में ये लेंस L2 भी है, तो L2 क्या करेगा, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें मुड़ के आई हैं और यहाँ पे जाके प्रतिबिंब बनाने का सपना देखती हैं, ये इसको यहाँ से पकड़ के मोड़ देता है और इसको यहीं पे मिला देता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा वास्तव में बन जाता है। तो हम कहते हैं ये प्रतिबिंब आई डैश है, यानी जो पहला वाला लेंस जिस प्रतिबिंब को बनाने की कोशिश कर रहा था और ये दूसरा वास्तव प्रतिबिंब जो L2 इसको मोड़ के यहाँ पे बना दिया है। आगे हम कहते हैं ये जो पहला वाला लेंस है यहाँ से जो हमारी वस्तु की दूरी है ये हो जाती है अगर हमारी u, और जो ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये जो प्रतिबिंब पहला वाला बनाने की कोशिश कर रहा था वो v डैश हो जा रही है, और जो इसके प्रतिबिंब की दूरी है वो दूरी हमारी अगर v हो तब। तो इस केस में क्या होता है, हम कहते हैं पहले लेंस के लिए, अब यहां से हम लिखते हैं पहले लेंस L1 के लिए, पहले लेंस के लिए क्या होगा,
हमको पता है कि जो पहला वाला लेंस है अगर उसकी फोकस दूरी f1 हो तो पहले वाले लेंस के लिए ये 1/f1 बराबर हो जाएगा 1 प्रतिबिंब की दूरी v माइनस 1 क्या होती है u, क्योंकि 1/f किसके बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो हमने कहा अगर पहले की फोकस दूरी f1 हो तो 1/f1 बराबर हो जाएगा 1/v। इसके लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है यानी ये वाली दूरी और इसके लिए दूरी v डैश है तो ये हो जाएगा v डैश माइनस वस्तु की दूरी वही है। इसको हम नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 1 का। हम लिखते हैं इसी प्रकार दूसरे लेंस L2 के लिए तो जो दूसरा वाला लेंस है अगर इसकी फोकस दूरी f2 है तो हो जाएगा 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। अब v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए प्रतिबिंब कितना दूरी पे है v, तो v वैसे का वैसा ही रह जाएगा माइनस 1/u। इसके लिए u ये नहीं होगा, इसके लिए u क्या होगा जैसे हमने पीछे डेरिवेशन में देखा था ना कि इसके लिए वस्तु का काम यही करेगा, यानी ये जिस किरण को मोड़ेगा यहाँ पे इसको लगेगा कि ये जो किरण को मैंने मोड़ा है वो किरण कहाँ से आ रही थी वस्तु से आ रही थी, यानी ये किरण जो आई डैश वाली लाइन है ये वाली लाइन उसको लगती है किसी वस्तु की लाइन है, अतः ये जो लाइन से जुड़ा हुआ है आई डैश ये प्रतिबिंब भी इसको लगता है कि ये कोई आभासी वस्तु है। तो इसलिए यहाँ पे जो v तो ठीक है ये यूज होता है, पर जो वस्तु की दूरी होती है वो हम v डैश यूज करते हैं क्योंकि L2 के लिए जो I डैश है वो आभासी वस्तु की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे u की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे ये v डैश को, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का। अब यहां से हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1/v डैश और यहाँ पे माइनस 1/v डैश है, जब जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे और बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2, ये बराबर होगा, ये खत्म कर देंगे तो बचेगा 1/v माइनस 1/u के, और इसको हम नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 3 का। तो यहां से जब हमारा आता है तो हम कहते हैं कि यदि हम ऐसे लेंस का प्रयोग करें, यदि हम किसी ऐसे लेंस का प्रयोग करें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि हम किसी ऐसे लेंस का प्रयोग करें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना दे, तब अगर हम किसी ऐसे लेंस का प्रयोग कर रहे हैं जो u दूरी यानी यहाँ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर v दूरी पे बना दे, तब जो उसकी फोकस दूरी होगी 1/f ये बराबर होगी 1/v माइनस 1/u के। यानी हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा लेंस हो जो u दूरी पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पे बना रहा है तो हमको पता है कि उसके फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा 1/v माइनस 1/u, ये जो लेंसों का सूत्र होता है। तो इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 4 का। अब यहां से हम क्या करते हैं समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं तो देखोगे इस साइड भी क्या है 1/v माइनस 1/u, इधर भी क्या है 1/v माइनस 1/u। तो जब ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगी, तो यहां से हम कहेंगे समीकरण 3 ये हमारा क्या है समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, जब समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा जो 1/f है ये बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 के। और यही हमको पता करना था कि इनके जो संयोजन की फोकस दूरी होगी वो कितना होगी। तो यहां से हम कहते हैं कि अगर इसका फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है तो दोनों मिलके जो फोकस दूरी बनाएंगे वो 1/f बराबर होगा, यानी उनकी जो तुल्य फोकस दूरी होगी 1/f ये बराबर होगी 1/f1 प्लस 1/f2 के।
बात करें प्रिज्मों की, तो प्रिज्मों से एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन होता है जो है हमारा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, यानी ये हमको प्रूव करना है कि n बराबर होता है साइन a प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन a बाई 2 के बराबर होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं? हमको प्रिज्म के लिए प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं। हम कहते हैं ये मान लो हमारा कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म का नाम हम रख देते हैं ए बी सी, और कोई प्रकाश की किरण यहां से कहीं से इस प्रिज्म पे ऐसे आके पड़ती है, तो हम कहते हैं कि कोई प्रकाश की किरण है। इसको थोड़ी सा नीचे से बना देते हैं। हम कहते हैं कोई प्रकाश की किरण आती है और इस प्रिज्म पे यहाँ पे पड़ती है। अब देखो प्रिज्म हमारे कांच के बने होते हैं, तो ये सघन माध्यम होगा, ये अंदर क्या होगा हमारा सघन माध्यम होगा, और बाहर अगर हम मान ले रहे हैं वायु है, तो ये जो बाहर की जो वायु है ये कैसी माध्यम हो जाएगी? विरल। और जहां बाहर निकल रहा है वो भी वायु है, और ये भी वायु हमारी कैसी विरल माध्यम है। तो हम कहते हैं जब प्रकाश की किरण आएगी और इस प्रिज्म की सतह से टकराएगी, तो हमको पता है जैसे ही टकराएगी एक क्या प्रकट हो जाता है? अभिलंब। ये जैसे ही यहाँ पे टकराएगी ये एक क्या, यहाँ नीचे लिख देते हैं इसको सघन माध्यम। जैसे ही यहाँ पे टकराएगी यहाँ पे एक अभिलंब प्रकट हो जाएगा, और ये प्रकाश की किरण जाना किधर चाहती? अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये ऐसे ऐसे करते हुए सीधे एकदम अपने रास्ते पे निकल जाती, पर ये प्रिज्म रहने के कारण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है इसकी तरफ झुकती है, यानी ये ऐसे सीधे ना जाके ऐसे हल्का सा झुक के इधर चली आती है। यानी जाना तो इसको सीधे चाहिए था, पर अपवर्तन के कारण ये हल्का सा झुक जाती है और झुक के इधर चली आती है। अब वापस क्या होता है? जब ये किरण आगे बढ़ती है तो फिर इस जब तल से अपवर्तित होती है, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रहा होगा, जैसे ही टकराएगी वापस से क्या आ जाएगा हमारा अभिलंब प्रकट हो जाएगा। और अब ये प्रकाश की किरण यहाँ किससे जा रही है? अंदर कांच यानी सघन माध्यम है, बाहर वायु यानी विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में जा रही है, तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ये इसको जाना यहाँ चाहिए था पर दूर हटके कहाँ चली जाएगी? यहाँ ऐसे चली जाएगी। तो वापस से देखो हमारी एक प्रकाश की किरण थी जो यहाँ टकराई, और यहाँ टकराने के बाद मान लेते हैं ये कोई हमारे Q था और ये A, इसको मान लेते हैं P Q, और ये हो जाएगा हमारा R, और यहाँ जहां जा रही है वो S। यानी कोई प्रकाश की किरण PQ आई और प्रिज्म के पहले वाली तल से टकराने के बाद ये इधर मुड़ के चली गई, और फिर जब अपवर्तित हुई तो मुड़ के नीचे चली गई, यहां से नीचे चली गई। तो देखो विचलन क्या होता है? हम कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण अगर प्रिज्म नहीं होता तो यहाँ कहीं जाती, यानी इस दिशा में जाती, पर प्रिज्म होने के कारण घूम के किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो अगर इसको हम पीछे ऐसे मिला दे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे ये जो कोड बनता है ना, इसी को हम विचलन कोड कहते हैं, और इसको हम डेल एम से दिखाते हैं। यानी जाना इधर था पर अपने पथ से विचलित हो गई और विचलित होके इधर चली गई, तो हम कहते हैं कितना विचलन हुआ है वही नापता है डेल एम, और इसी को हम कहते हैं विचलन कोड। अब जब इसके लिए इस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे यानी प्रूफ करेंगे, तो हम क्या करते हैं? अब हम आगे क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ये अभिलंब जहां पे काट रहे हैं वो कोई बिंदु यम है, और ये ऊपर जहां पे विचलन कोण बन रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं यन का। अब ये जो अभिलंब है, अभिलंब से ये जो आपतित किरण कोण बना रही है इसको हम मान लेते हैं ये I1 है। ये अभिलंब से जो अपवर्तित किरण कोण बना रही है इसको मान लेते हैं R1, और यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं R2, और ये जो अभिलंब से बाहर निकल रही है इसको हम मान लेते हैं I2। तो चित्र यहाँ तक बनाने के बाद हम कोण मानते हैं, हम कहते हैं ये जो पहला वाला ये I1 है, जो लास्ट में निकलता है उसको भी I2 मानते हैं, और ये R1 मानते हैं, और इसको भी R2 मान लेते हैं। अब यहां से अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो I1 है, ये वाली किरण और ये वाली किरण जो है मिलके बनाई है, यानी ये जो I1 है वही वैल्यू किसकी होगी? ये जो पूरा यहां से यहां तक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों किरणें आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण बना रही,
जैसे अगर ये दो प्रकाश की किरणें कोण बनाती है तो हम कहते हैं ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो सीधे गई है रेखा वो, और ये जो अभिलंब हमारा गया है, ये एक कोण यहाँ पे बना रहा है और दूसरा कोण यहाँ पे बना रहा है। तो हम कह रहे हैं ये अगर I1 है तो ये पूरा भी I1 होगा, और अगर ये पूरा I1 होगा और इसमें से ये वाला यहाँ से यहाँ तक का कोण R1 है, तो ये जो बचेगा हमारा, यानी ये जो छोटा सा कोण हमारा बचेगा, ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस R1 के। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये जो अभिलंब है, ये जो हमारा प्रकाश की किरण गई है बाहर की तरफ, और ये वाला जो अभिलंब है, ये दोनों भी कोण बना रहे हैं। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा यहाँ पे जितना कोण बनाएंगी वही कोण ये और ये वाली रेखा यहाँ पर भी बनाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना हो जाएगा I2। और अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण I2 है और ये कोण R2 है, तो जब ये निकालेंगे तो I2 माइनस क्या हो जाएगा R1, तो ये वाला हमारा हो जाएगा I2 माइनस R1। तो जैसे ये वाला हो गया था I1 माइनस R1, वैसे ये हो जाएगा I2 माइनस R1। तो यहाँ तक हमारा चित्र का काम खत्म होता है। हम नीचे कहते हैं त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? N Q R, यानी ये जो हमारा त्रिभुज है N Q R, त्रिभुज N Q R में डेल M एक बहिष कोण है। यानी ये जो त्रिभुज है N Q R, इसमें ये जो डेल M बन रहा है ये हमारा क्या है? बहिष कोण है। तो अगर ये बहिष कोण होगा तो हमने पीछे के डेरिवेशनों में देखा है कि ये जो डेल M है बहिष कोण अपने त्रिभुज के अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी यहां से हो जाएगा डेल M बराबर ये दोनों कोणों के योग के बराबर, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 के। अब इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I1 प्लस I2, और यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इस I2 को हमने इसके साथ कर दिया, ये अब माइनस R1 यहाँ चला जाएगा और माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1 का। वापस से आते हैं, हम कहते हैं चतुर्भुज। कौन से? AQM R में, चतुर्भुज AQM R में जो हमारा चतुर्भुज है AQM R, यहाँ पे क्या होगा, हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? कोण A प्लस ये जो Q वाला कोण है Q प्लस कोण M प्लस कोण ये R का मतलब ये जो बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण R, इनका योग कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब यहां से देखो ये वाला कोण कितना होगा? ये जो Q है ये हमारी सतह है और ये यहां तक जो कोण बना रहा है ये अभिलंब है। ये जो Q है और ये जो रेखा गई है ये अभिलंब है, और अभिलंब होता कितने पे? अभिलंब का नाम में ही अभिलंब छुपा होता है। इसका मतलब कि वो 90 कोण पे होता है, यानी ये जो पूरा कोण होगा वो 90 होगा। इसी प्रकार से ये जो अभिलंब बनाएगा ये पूरा कोण 90 बनाएगा, यानी Q और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो यहाँ से ये हो जाएगा कोण A प्लस 90 प्लस ये जो कोण M है इसको या सीधे ही लिख देते हैं A प्लस 90, ये M कोण प्लस जो R की वैल्यू वो भी 90 हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा 360 के। या 90 180 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 180 घट जाएगा तो बचेगा 180। यानी हम कह सकते हैं कि A प्लस जो हमारा M है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का। अब वापस से आते हैं हम ये नीचे वाले त्रिभुज में जो हमारा है MQR त्रिभुज MQR में, इसमें जब कोणों का योग करेंगे तो ये MQR एक त्रिभुज है और इसमें कोणों का योग यानी M प्लस R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हम कहेंगे M प्लस R1 प्लस R2, और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 हो चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब नीचे हम लिखते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से। जो हमारा समीकरण 2 है और समीकरण 3, यहाँ से क्या होगा? यहाँ देखो 180 की वैल्यू कितनी है? A प्लस M, यानी 180 की जगह हम क्या रख सकते हैं? A प्लस M। तो ये हो जाएगा हमारा M प्लस R1 प्लस R2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस M, और ये M को इधर भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस होगा, तो A M से ये M
कट जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर A के, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 4 का। अब यहाँ पे एक लाइन हम लिखते हैं, हम मानते हैं कि हम कहते हैं कि जब अल्पतम विचलन होगा तो हम कहते हैं अल्पतम, यानी अगर विचलन कोण बहुत छोटा हो, अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि ये जो डेल है ना, यानी कितना जो विचलन कोण है ये बराबर हो जाता है डेल m के, और जो I1 है ये बराबर हो जाता है I2 के, और ये बराबर होता है I के, तथा जो R1 है वो बराबर हो जाता है R2 के, और ये बराबर होता है R के। तो यहां से एक लाइन हम मान के लिखते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल m, ये जो डेल है वो बराबर हो जाता है डेल m के, m का मतलब मिनिमम, और I1 बराबर होता है I2 के जो कि बराबर होता है I के, और R1 बराबर होता है R2 के जो कि बराबर हो जाएगा R के। तो यहां से हम इतनी चीजें जब मान लेंगे तो अब देखो क्या होगा, समीकरण 4 में जब R1 और R2 यहाँ पे कह रहा है बराबर है R के, तो यहाँ से समीकरण 4 से क्या होगा, समीकरण 4 से हमारा क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर A है, और R1 और R2 दोनों R के बराबर है, तो ये हो जाएगा R प्लस R बराबर A के, या 2R बराबर A, अथवा R बराबर हमारा कितना हो जाएगा A/2 के। और इसी प्रकार जो समीकरण 1 है इसमें I1 और I2 की जगह पे I रखेंगे, R1 और R2 की जगह पे R रखेंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे तथा समीकरण 1 से ये जो डेल है, डेल के यम जो है हमारा, इस डेल यम के जगह पे हो जाएगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 की जगह पे I होगा, तो ये हो जाएगा I प्लस I, और इसी प्रकार ये जो हमारा है R1 प्लस R2 ये हो जाएगा हमारा R प्लस R, और यहां से हमारा हो जाएगा डेल यम बराबर I मिलके 2I माइनस ये कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। अब यहां से चाहे तो हम 2R की वैल्यू क्या रख सकते हैं, A रख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा हमारा डेल यम बराबर 2I माइनस 2R की वैल्यू हमारी कितनी है A, और अगर हमें I की वैल्यू पता करनी है तो यहां से हमारा I बराबर हो जाएगा, A को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डेल यम प्लस A बटे 2, तो यहां से हमारा जो I है उसकी वैल्यू आ जाती है डेल यम प्लस A बटा 2। अब आगे हम क्या करते हैं, यहां से ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए हम कहते हैं कि I की वैल्यू हमारी आ चुकी है, और हमको किसकी वैल्यू मिल रही है R की, I की वैल्यू ये आई है और R की वैल्यू A/2I है। तो हमको पता है कि स्नेल के नियम से ये जो साइन I अपान साइन R होता है यही किसके बराबर होता है, n के, यानी जो अपवर्तनांक n होता है वो बराबर होता है साइन I अपान साइन R के। तो यहां से जब हम साइन I की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अतः ये n बराबर आ जाएगा साइन I की जगह पे आ जाएगा हमारा डेल m प्लस A/2 बटे, और ये जो R है इसकी जगह पे हो जाएगा साइन R की जगह पे हो जाएगा A/2, और इसी चीज को हमको प्रूफ करना था। यानी अगर हमसे पूछेगा प्रिज्म के लिए, पदार्थ के लिए अपवर्तनांक के सूत्र का नियम, तो हम ऐसे करेंगे, पहले चित्र, फिर ये और ये वाली लास्ट में लाइन हम दिखा देंगे कि ये प्रूफ हो चुका है। और कई दफा वो इससे एक कदम आगे बढ़ता है और वो पूछता है कि अगर जो हमारा प्रिज्म है वो बहुत ज्यादा पतला है तो उसके लिए क्या होगा, तो आइए उसको देखते हैं। तो कई दफा वो पूछता है कि अगर प्रिज्म हमारा बहुत पतला हो तो उस केस में क्या होगा, जब प्रिज्म बहुत पतला हो। तो हमने देखा था जो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र आया था n बराबर था साइन डेल m प्लस A/2 बटे साइन A/2 के। तो अगर जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तो जो जितने भी कोण बनते हैं वो सभी काफी छोटे हो जाते हैं, यानी ये जो कोण बन रहा है साइन का, ये वाला और ये वाला, ये भी काफी छोटे हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तब ये जो साइन है डेल m प्लस A/2, तो ये वाला कोण जो है ये काफी छोटा हो जाएगा, और हमको पता है कि अगर कोण बहुत छोटा होता है तो साइन उस कोण को छोड़ देता है, तो ये साइन इस कोण को छोड़ के चला जाएगा और ये लगभग बराबर हो जाएगा डेल m प्लस A/2
2k, और इसी प्रकार से ये कोण भी छोटा हो जाएगा, तो साइन a/2 जो है, a/2 भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि प्रिज्म बहुत पतला है तो सभी कोण छोटे हो जाते हैं, तो ये साइन इसको छोड़ के चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा लगभग a/2 के। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे, तो n बराबर हो जाएगा, साइन चला जा चुका है, ये हो जाएगा डेल m प्लस a/2 बटे नीचे a/2 साइन वाले की जगह हो जाएगा a/2, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा n बराबर डेल m प्लस a बटे a। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा डेल m बटे a प्लस यहाँ हो जाएगा a बटे a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1, और इस 1 को जब यहाँ पे हम इस साइड भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल m बटे a बराबर n-1 के, और a जब उधर जाएगा तो यही हमारा हो जाता है डेल m बराबर n-1 इंटू a। तो अगर हमसे यहीं तक पूछता है तो यहीं तक करेंगे, पर अगर वो कहता है कि जब प्रिज्म बहुत पतला हो वो कंडीशन भी दिखाओ, तो हम दिखाते हैं कि अगर प्रिज्म बहुत पतला होगा तो सभी कोण भी छोटे होंगे और साइन इन कोणों को छोड़ के चला जाएगा, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, और इसकी जगह पे हम जब ये वैल्यू रखते हैं तो कटने के बाद हमारा डेल m बराबर आ जाता है n-1 इंटू a के। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसके साथ दो महत्वपूर्ण बिंदु जुड़े रहते हैं। एक तो हमारा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है कि जो समान कला में कंपन करते हैं कण वो तरंगाग्र कहलाते हैं, और हर एक कण एक द्वितीयक तरंगिका का स्रोत होता है। वो सभी नियम तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो कहता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे एक तो परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं बारी बारी से दोनों क्या है, और है ये काफी आसान बात। सबसे पहले करते हैं कि परावर्तन के नियमों की व्याख्या किसके आधार पे, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे। तो हम कहते हैं कि अगर परावर्तन का नियम की व्याख्या करना है तो हमको एक परावर्तक तल दिखाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं माना कोई परावर्तक तल z डैश है, और नीचे के साइड हम क्या कर देते हैं कलई, ताकि यहाँ से दर्पण से हमारा क्या हो परावर्तन हो। हम कहते हैं यहाँ पे कोई तरंग आग्र एक आ रही थी, और वो तरंग आग्र क्या थी हमारी a b, यानी इधर से हमारी कोई ऐसे एक तरंग आग्र आ रही थी, और ये जो तरंग आग्र है इस तरंग आग्र का नाम हमारा था a और b। अब होगा क्या कि जब ये तरंग आग्र ए बी आएगी और इस सतह से टकराएगी तो सबसे पहले इसका नीचे का हिस्सा टकराएगा, यानी ए वाला हिस्सा टकराएगा। जैसे अगर मान लो ये मार्कर आ रहा होगा तो जब टकराएगा तो इसके पहले नीचे का हिस्सा टकराएगा, फिर ये बी वाला जाके टकराएगा। तो हम कहते हैं जहां पे टकरा रहा है वहां पे एक अभिलंब प्रकट हो जाता है, और ये जो कोण बनता है इसी को हम कहते हैं आपतन कोण आई का। अब ये किरण आगे जाएगी और ये यहाँ कहीं टकराती है, और ये टकरा के ऐसे वापस चली जाती है, तो हम कहते हैं ये जो कोण बनेगा अपवर्तन के बाद ये कोण हमारा क्या हो जाएगा r। और जब ये किरण यहाँ टकराएगी तो टकरा के ही तो रुकेगी नहीं, ये भी टकरा के क्या हो जाएगी इस दिशा में चली जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ, एक तरंग आग्र ए बी थी जो किसी समतल चिकनी सतह z डैश पे टकराती है और परावर्तित होके चली जाती है। तो आई थी ए बी, और जब जाएगी तो हम यहाँ से इस पे एक अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ से इस पे अभिलंब खींच देते हैं, और हम कहते हैं ये जो आपतित किरण ये आपतित तरंग आग्र ए बी था, तो जो जाएगा उसको नाम हम दे देते हैं यहाँ से ए डैश, और ये हो जाएगा हमारा बी डैश के। और यहां से हम कहते हैं ये जो परावर्तन होता है वो एक ही माध्यम में होता है, यानी ये जिस चाल v से आई होगी टकराने के बाद भी उसी चाल v से परावर्तित हो गई होगी, क्योंकि जब अपवर्तन होता है माध्यम चेंज होता है तभी वेग बदलता है। ये जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में चली गई है, तो हम कहेंगे अगर ये v वेग से आई होगी तो टकराने के बाद भी v वेग से चली गई होगी। अब यहाँ पे हम आगे कहते हैं अगर आई ये कोण आई है तो एक कोण छोड़ के ये वाला जो हमारा कोण बनता है इसको भी हम कहते हैं ये भी हमारा कोण आई है, और उसी प्रकार अगर ये कोण आर बनता है तो ये वाला पूरा कोण छोड़ के ये जो हमारा बनता है इसको हम कोण आर कह देते हैं।
ये कैसे होता है, इसके मैथ के कॉम्प्लेक्स में भी नहीं फंसेंगे। हम कहेंगे अगर ये वाला कोड आई है तो एक कोड छोड़ेंगे और ये वाला जो है उसको हम नाम दे देंगे आई का, यानी ये वाला आई हो जाएगा। और उसी प्रकार ये जो ये परावर्तन कोड जो आर है उसके बाद एक ये छोटा सा कोड छोड़ेंगे और ये पूरे को नाम हम दे देंगे आर का। अब यहां से हम कहते हैं कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ए बी और ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, यानी ये वाला त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। ये वाला जो त्रिभुज है ए बी और ए डैश, यानी ये त्रिभुज ए बी और ए डैश, और इसी के साथ साथ ये वाला जो हमारा त्रिभुज है ए बी डैश और ए डैश। इन दोनों त्रिभुजों में अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है इसमें ए और ए डैश कॉमन है, तो हम कहते हैं इसमें ए डैश उभय निष्ठ भुजा है। और दूसरा चीज, ये जो एंगल है यहाँ पे भी 90 होता है और ये जो तरंग आगरा आती है ये भी 90 होता है, यानी ये अगर ये 90 होगा तो जाहिर सी बात है ये भी कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। यानी ये जो तरंग आग्र आती है ये समांतर तरंग आग्र आ रही है और ये जो तरंग आग्र यहाँ पे बनाता है ये 90 रहता है, और जब जाती है ये जो अभिलंब हम डालते हैं ये भी 90 होता है। तो यहां से हम कहेंगे तथा ये जो कोण B है ये बराबर होगा कोण B डैश के। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 हैं या दोनों समकोण हैं। तो हमने दो चीजें दिखाई, एक तो हमने दिखाया कि ये जो ए डैश है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है और ये दोनों कोण भी बराबर है। तीसरा, अगर ये जब चली होगी तरंग, यहाँ पे ये जब ए टकराया था तब ये भी यहाँ पे था, फिर मान लेते अगर टी टाइम के बाद ये भी यहाँ से यहाँ टकराया था तो टी ही टाइम में ए यहाँ से कहाँ चला गया होगा, बी डैश पे। अगर बी यहाँ से टी टाइम में पहुंचा था ए डैश पे तो हम कहते हैं टी ही समय में ये जो ए पे टकराई थी किरण है ना, ये भी कहाँ पहुंच जाएगी, बी डैश पे। यानी अगर इसको टी समय यहाँ लगा था जाने के लिए तो हम कहते हैं कि मान इसको भी यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो टी लगेगा। और जो वेग है इसका, यानी जिस वेग से दोनों चल रही हैं वेग हमारा v है। तो अगर मुझे पता करना हो b से लेके a डैश की दूरी कितनी होगी तो हमको पता है ये जो दूरी बराबर होती है ये होता है 4 गुणे समय। और हमने कहा कि इसको यहां से यहां तक जाने में भी t समय लगेगा और इसको यहां से यहां तक जाने में भी उतना ही t समय लग रहा है। तो जो दूरी होगी b से a डैश की वो हमारी दूरी बराबर क्या होती है, 4 गुणे समय। तो 4 हमारा v है, समय कितना लगा है t, तो ये जो दूरी है ये हो जाएगी vt। और इसी प्रकार इसको भी v चाल से ही वापस गया है तो ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी, vt। और अगर ये दूरी vt है और ये वाली दूरी vt है तो दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, यानी ये जो b a डैश है बराबर होगा a b डैश के। तो यहां से हम कहेंगे तथा ये जो दूरी हमारी है b a डैश ये बराबर होगी किसके, a b डैश के, और ये बराबर होंगे किसके, v t के। तो यहाँ देखो हमने 3 चीजें दिखाई बराबर है, पहला तो भुजा बराबर है, दूसरा कोण बराबर है और तीसरी ये जो साइड वाली भुजा है ये भी बराबर है। तो जब भी किसी त्रिभुज की 3 चीजें बराबर होती हैं तो हम कहते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। यहां से हम कहेंगे त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश आपस में सर्वांग सम होंगे। तो जब भी किसी दो त्रिभुज का हम 3 चीजें बराबर दिखा दें, चाहे उनकी भुजा या कोण या दोनों को मिक्स करके, तो हम कहते हैं वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, ये होता है सभी के सभी उसके अंग समान हो, सर्व अंग समान। और त्रिभुजों के अंग का मतलब कि जो उसके कोण रहते हैं, जो उसकी भुजा रहती है वो सभी समान होते हैं। या अगर एक भाषा में बोले, यानी अगर जनरल भाषा में कहें
तो सर्वांशम का मतलब होता है कि जितना बड़ा ये है यानी इसकी जो फीचर है वो इसके बराबर होगा, यानी दोनों की दोनों भुजाएं बराबर होंगी और दोनों के दोनों आपसी कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ये सर्वांशम होंगे तो दोनों के आपस के कोण बराबर होंगे, और अगर दोनों के आपस के कोण बराबर होंगे तो ये वाले त्रिभुज में जो कोण है बी ए डैश तो सर्वांशम होंगे। अतः जो हमारा ये वाला त्रिभुज है इसका जो कोण है ये बी ए डैश, ये वाला कोण जो हमारा आई आया तो हम कहेंगे अतः कोण बी ए डैश ये भी बराबर होगा किसके, जो इसका कोण है बी डैश ए डैश और ए बी ए डैश और ए के, और ये जो हमारा बी ए डैश है बी ए डैश यही हमारा आई है तो यहां से हो जाएगा आई बराबर बी ए डैश ए बी ए डैश ए हमारा आर है तो ये बराबर हो जाएगा कोण आर के। और यही हमारा क्या होता है परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण आई बराबर होता है अपवर्तन कोण आर के। तो हम यहां से कहेंगे यही परावर्तन का नियम है। तो अगर हमसे पूछेगा कि कैसे परावर्तन का नियम सिद्ध करना है तो हम इस प्रकार इसको यहां से यहां तक करें हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की। तो इसके अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर कैसे करते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक तल था जिसके ऊपर अलग माध्यम था नीचे अलग माध्यम था, तो हम कुछ भी मान लेते, मानते ये यम1 था या इसको भी जेड ही मान लेते, हम कहते हैं ये जेड था और ये जेड डैश था। प्रकाश की किरण यहां से एक तरंग आग्र आ रही थी और यहां से ऐसे आई और हम कहते हैं यहां जहां टकराई वो ए था और ये जहां पे टकराई वो ए डैश था। अब ये जब ए पे टकराई है और हम कहते हैं ये जो तरंग आग्र हमारी थी वो ए बी थी। अब जहां ये टकराएगी आके वहां तुरंत ही क्या प्रकट हो जाएगा एक अभिलंब, और हम कहते हैं ये वाला जो कोण बनेगा ये आपतन कोण आई हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जहां पे टकराएगी यहां से ये जब टकराएगी तो विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और ये भी विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। हम कहते हैं मान लो जो ऊपर था वो हमारा विरल माध्यम था और नीचे जो है वो हमारा सघन माध्यम है, ये विरल हो गया और ये सघन, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो हम कहते हैं कि और जो विरल माध्यम में चाल है इस चाल को हम मान लेते हैं v1 था और जो सघन माध्यम में वेग है वो v2 है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अपवर्तन में माध्यम अलग अलग होने के कारण उनकी चाल भी अलग अलग हो जाती है। तो हमने कहा विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग था वो v1 था, सघन माध्यम में जो प्रकाश का वेग था वो v2 था। जब प्रकाश की किरण ए बी तरंगाग्र आके टकराई तो यहाँ पे जो कोण बनाई वो आई, और यहाँ जो अभिलंब से कोण बनाएगी वो हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण आर के। अब ये जब ए बी तरंगाग्र आएगी और टकराएगी यहाँ से तो हम कहते हैं कि अपवर्तन के पश्चात जो तरंगाग्र जाती है तो यहाँ से एक अभिलंब डाल देते हैं इस पे, और हम कहते हैं ये जो अपवर्तन ए बी है अपवर्तन के पश्चात जो हो जाएगा वो ए डैश और बी डैश हो जाएगा। अब जैसे पिछले में किए थे हम क्या करेंगे, आई है तो एक कोण छोड़ेंगे और इसको भी क्या लिख देंगे आई। क्यों लिखते हैं, इसके मैथमेटिक्स में भी नहीं फंसते। और ये आर है तो एक कोण छोड़ के इसको भी हम क्या लिख देंगे आर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो जो त्रिभुज हमारा है कौन सा त्रिभुज ए बी ए डैश। अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश, यानी ये वाले त्रिभुज में अगर मुझको साइन आई पता करना हो, साइन आई ये साइन आई है तो बराबर किसके होगा लंब, यानी ये लंब हमारा है ए डैश बी बटे कर्ण ए डैश और एक है, तो ये साइन आई बराबर होगा लंब ए डैश बी बटे जो कर्ण होगा, जैसे जो कोण होता है उसके सामने लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे ए डैश के। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे साइन आर निकालेंगे तो साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण है और इसके जो सामने है वो हमारा ए बी उसका लंब है और ए डैश उसका कर्ण होगा। पर यहाँ पे जब हम आएंगे वापस से तो कहेंगे तथा त्रिभुज किसमें ए डैश बी में, या इसी को कहते हैं त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश में। इसमें जब हम निकालेंगे साइन आर तो साइन आर यहाँ पे इसके सामने लंब हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए
बी डैश बटे कर्ण वही ए डैश। इसको समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2 का। यहां से हम कहते हैं कि समीकरण 1 में अगर हम भाग कर दें किससे, समीकरण 2 से, अगर समीकरण 1 में हम भाग कर दें समीकरण 2 से, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन आई बटे साइन आर, और इस साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी बटे ए डैश, और सबके बटे ये हो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो ए डैश से ए डैश कट गया, और बचेगा हमारे पास क्या, यहां से हमारे पास बचेगा साइन आई अपान साइन आर, और ये बराबर होगा ए डैश बी बटे ए बी डैश के। अब यहां ध्यान देने की बात है, ए डैश बी हमारा क्या होगा, ए डैश बी का मतलब ए डैश और जो ये बी यानी ये वाली दूरी की बात कर रहा है, और ए बी डैश यानी ये वाली दूरी की बात कर रहा है। किस किस दूरी की बात कर रहा है, ये जो हमारा ए से लेके बी तक है, और ये ए से लेके जो हमारा बी डैश तक है। तो हम कहते हैं कि अगर माध्यम में यहाँ पे चाल हमारा v1 है और इसके अंदर चाल v2 है, और जैसे पिछले में हम मानते हैं कि समान समय में ये दूरियां तय हुई थी, वैसे ही यहाँ पर भी हम मानते हैं कि जितना टाइम t में ये b से a डैश तक आया था, उतना ही समय t में ये a से कहां तक चला गया था, b डैश तक चला गया था। अब अगर हमें दूरी निकालनी है तो फिर हमें पता है कि जो दूरी होती है वो बराबर होती है चाल गुणे समय के। अब अगर ये वाली दूरी हमें निकालनी है ए डैश बी की, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे ए डैश बी के लिए जो हमारी दूरी होगी वो बराबर होगी 4। देखो ए डैश बी हमारा इसी माध्यम में है पहले वाले में, और ए बी डैश दूसरे माध्यम में जिसका वेग v2 है, तो इसके लिए चाल हम v1 लेंगे और इसके लिए चाल हम v2 लेंगे। तो इसके लिए जब हम चाल v1 लेंगे तो ये दूरी बराबर हो जाएगी चाल v1 गुणे टाइम t के, तो ये हो जाएगा हमारा v1t, और इसके लिए v2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय t है, और v2 लेंगे तो क्या हो जाएगा v2t हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान रखेंगे, हम कहेंगे चूंकि जो हमारा a डैश b है वो बराबर है v1t के, तथा जो a b डैश है तथा a b डैश जो है वो बराबर है हमारा v2t के। अब यहां से जब हम मान रखेंगे इसमें, तो इसको नाम हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 का। हम कहेंगे अतः समीकरण 3 से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर, ये बराबर हो जाएगा इसके v1t अपान इसका मान रखेंगे v2t के, t से t कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा v1 अपान v2 के। और यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, हम कहेंगे अतः साइन आई अपान साइन आर बराबर है v1 अपान v2 के। और ये जब हम वर्तन पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि ये जो v1 अपान v2 है यही हमारा अपवर्तनांक होता है, यानी इसको हम लिखते हैं तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, और यहाँ से एक लाइन हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा n2 अपान n1 के। यानी ये वेग को हम उल्टे क्रम में लिखेंगे अपवर्तन के, तो इस v1 अपान v2 को हम लिख सकते हैं n2 अपान n1 के, और हमें पता है n2 अपान n1 ही क्या होता है, हमारा अपवर्तनांक n होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे अतः साइन आई अपान साइन आर ये बराबर हो जाएगा n के, और यही हमारा अपवर्तन का सूत्र होता है। तो कहेंगे कि अगर हमसे पूछेगा कि अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, तो ये चित्र और ऐसे ही उसकी हम व्याख्या कर देंगे।